पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहां उसमें लम्हा लम्हा सनसी है वहां बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल M.A. राहत के कलम से ताबूत। बारहा मैंने हकीम आरफी से इसके बारे में सवाल किया, लेकिन वो यही कहकर खामोश हो जाते कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मतवल्ली हैं। वो अपना फ़र्ज पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक रात मैंने हकीम आरफी को कुछ पुरअसरार आदमियों से मुलाकात करते देखा, और ये 3 अफराद मेरे लिए बिल्कुल अजनबी शक्ल सूरत के हामिल थे। मैंने उसे कबल उन्हें कभी नहीं देखा था। हकीम आरफी एक पुरवकार शख्सियत के मालिक थे, लेकिन उन तीनों के सामने मैंने उन्हें बहुत मुअद्दब महसूस किया, और कुछ उनके अल्फाज ऐसे थे जिन्होंने मेरे तजस्सुस को बुरी तरह भड़का दिया। और मैंने गौर से उनकी गुफ्तगू सुनी। मौजू मैं ही थी और वो मेरे बारे में हकीम आरफी से मालूमात हासिल कर रहे थे, और हकीम आरफी उनसे कह रहे थे कि उन्होंने अपना फ़र्ज पूरा करने की कोशिश की है और मैं यहाँ उनके पास पुरसुकून हूँ। उनमें से एक ने हकीम आरफी से कहा कि अगर मुझे किसी किस्म की उलझन या दिक्कत पेश आई तो आरफी साहब को उसके लिए जवाबदाह होना होगा, और जिस पर हकीम आरफी गड़गड़ाने लगे। ये सारी गुफ्तगू मेरे लिए इस कदर तजुब खेज थी कि मैं साकत हो गई, और उस वक़्त तक मेरे कदम वहाँ जमे रहे जब तक वो लोग गुफ्तगू करते रहे। मैं कुछ भी नहीं समझ पाई, लेकिन वो रात मेरी ज़िंदगी की बदतरीन रात थी। उसी रात मेरे ज़हन में एक अनोखा तस्वर जागा, और मैंने सोचा कि दर हकीकत मैं उनमें से नहीं हूँ, बल्कि ये लोग मेरे परवरिश कुंदगान हैं और किसी ख़ास मकसद के लिए मेरी परवरिश कर रहे हैं। ये सब कुछ कह रहे हैं और मैं नहीं समझ पाई। दूसरे दिन हकीम आरफी से फिर इसके बारे में सवाल किया तो उन्होंने परेशान लहजे में कहा कि मैं कोई तरद्दुद ना करूं, और वो खुद परेशान हैं। अब मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और मैं खुद से अजनबी हो गई थी, और हफ्तों में मैंने मुख्तलिफ ज़राए से मालूम करने की कोशिश की कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और मेरे वालिदैन कौन थे। अजीबो गरीब इंकशाफात होते थे मुझ पर, और कोई मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था। मैंने दाई माँ से भी सवाल किया और वो लर्ज़ कर खामोश हो गई। और फिर जब मेरी ज़हनी हैजान इंतहा को पहुँच गया तो एक दिन मैंने दाई माँ की गर्दन पर खंजर रख दिया। हकीम आरफी उस वक़्त मौजूद रहे थे, और मैंने खौफनाक लहजे में कहा कि मैं उसे कत्ल कर दूंगी, वरना वो मुझे मेरे बारे में बताए, और मैं दाई माँ को खौफजदा करने में कामयाब हो गई। उन्होंने लड़ते लहजे में कस्में खाकर बताया कि वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, और सिवाय इसके कि मेरा तल्लुक ईरान की एक बड़ी शख्सियत से है और मैं मिस्री नसाद नहीं हूँ। हकीम आरफी मेरे लिए सिर्फ खादम की हैसियत रखते हैं, और उन्होंने ही दाई माँ को मेरी निगरानी के लिए मुलाजिम रखा था। मैंने ये अल्फाज सुने, और फिर मैंने दाई माँ से सवाल किया कि ईरान की वो कौन सी शख्सियत हो सकती है और जिससे मेरा ताल्लुक़ है। मेरी मिस्र में परवरिश की क्या वजह हो सकती है। बेचारी ने यही जवाब दिया कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती, और सिर्फ एक नाम इत्तफाकिया तौर पर उसके इल्म में आया है और जिससे किसी भी शक्ल में मेरा ताल्लुक़ हो सकता है, और वो है फसाहत खातरी। उसने कहा कि उस शख्सियत के नाम पर अक्सर हकीम आरफी से मुलाकातें की जाती हैं और उनका ताल्लुक़ मेरी ज़ात से है। बूढ़ी औरत के अंदाज से पता चलता था कि वह वाकई उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती। चुनाचा मैंने उसे छोड़ दिया, और उसके बाद उसे एक लम्हा मुझे सुकून का नसीब नहीं हुआ, और मैं अपनी ज़ात की तलाश में सरगर्दा हो गई। फिर मैंने अपनी रिहाइशगाह छोड़ दी, और उसके बाद ना जाने कहाँ कहाँ भटकते फिरी, और मेरे ज़हन पर बस एक ही खबर सवार है कि किसी भी तरह अपनी ज़ात की शनाख्त कर लूँ। बाकी तफसीलात वही हैं जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, और यानी इत्तफाकिया तौर पर मैं प्रोफेसर मैथॉन से वाकिफ़ हो गई। उसका मंसूबा मेरे इल्म में आ गया, और मैंने यही मुनासिब समझा कि किसी तरह उस जहाज़ तक पहुँच जाऊँ जो ईरान जा रहा है। चुनाचा जहाज़ में दाखिल होने के बाद
प्रोफेसर मैथून के मंसूबे के मुताबिक यहाँ पहुँच गई। मुझे ये ताबूत हैरत अंगेज तौर पर खाली मिला और मैं नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैंने उसे गनीमत समझा और बाद में पता चला कि वह तुम्हारा है। लड़की जिस अंदाज में सच बोल रही थी और उस पर अब भी मुझे हैरत नहीं थी, क्योंकि मैं रामीस की कुव्वतों से वाकिफ था, लेकिन ये बात मैं नहीं जानता था कि इस सच का रद्द अमल आयरन फरीन पर क्या होगा। उसका नाम भी तजुब खेज था और यह ऐरानी नाम भी तो नहीं हो सकता। पता नहीं कम वक्त की क्या शख्सियत है, और उससे तो और वो ज़्यादा उलझ गई। लेकिन उलझी हुई गुत्थियाँ सुलझाने का मुझे कोई शौक़ नहीं था, तो मैं अपने ही लिए ही परेशान था। रामीस ने मेरे जहन में कहा, और यही तो ज़िंदगी है, और क्या तुम्हें यह कहानी दिलचस्प नहीं महसूस हुई? अब ये लड़की हैरान जाएगी और उस शख्स को तलाश करेगी जिसका नाम फसाहत खातरी है, और हम भी देखेंगे कि उसकी क्या शख्सियत है। क्या तुम अपनी रूहानी ताकत से ये नहीं मालूम कर सकते कि ये लड़की कौन है? नहीं, मेरी रूहानी क़ुव्वतें एक महदूद दायरा अमल रखती हैं और हम पर भी कुछ पाबंदियां आयद होती हैं। ख़ास तौर से मुझे मौजूदा हालात में जिनके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ये कोई भी हो और मेरी तरफ से जहन्नम में जाए, और मुझे इससे क्या दिलचस्पी हो सकती है? और मैंने जवाब दिया। आयरन फैरन पर निगाह उठी तो वह शदीद हैरत का शिकार नजर आ रही थी, और उसकी चमकदार आंखें मुझ पर जमी हुई थीं और चेहरे पर जलजले की सी कैफियत थी। और फिर वो आहिस्ता से अपनी जगह से उठी और मेरे नज़दीक पहुंच गई। उसने मेरा गिरबान पकड़ा और सर्द लहजे में बोली, तुम क्या हो, कौन हो, और मुझे बताओ, जवाब दो, वरना दर हकीकत मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। अरे अरे, अब क्या मुसीबत नाज़िल हुई है तुम पर, और तुम इन बातों से वाकिफ़ हो गए हो जो मैं अपने वजूद से भी छुपा कर रखती हूँ। और मेरी ज़ुबान तुम्हारे सामने कैसे खुल गई, और मैंने तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता दिया? शायद सच्चाई के उन जज्बों की वजह से जो तुम्हारे सीने में मेरे लिए मौजूद हैं। नहीं, और मैं इस हद तक किसी पर भी एतमाद नहीं कर सकती, और इस वक्त तो ऐसा मालूम होता है जैसे तुम हिप्नोटिस्ट हो और तुमने मेरा ज़हन अपनी गिरफ्त में लेकर मुझसे मेरे बारे में सब कुछ पूछ लिया। ऐसी कोई बात नहीं आयरन फैरीन, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं भी मसाइब का शिकार एक परेशान हाल आदमी हूँ। अगर ऐसा ना होता तो मैं इस ताबूत में छुप कर क्यों सफ़र करता? इत्मीनान रखो, और तुम्हारी कहानी ना सुनने के बराबर है, और मेरी ज़ात से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। वो बेयकीनी के अंदाज में मुझे देखती रही, और फिर उसने पेशानी को मसलते हुए कहा, लेकिन मुझे क्या हो गया था, और मैंने तो तहैया कर लिया था कि अपनी ज़िंदगी की कहानी दुनिया में किसी शख्स को भी नहीं सुनाऊंगी और किसी को भी अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। और फिर मेरी ज़ुबान क्यों खुल गई, और ये सब कुछ मेरे हक़ में बेहतर नहीं हुआ। एक बार फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ आयरन फैरिन कि मेरी ज़ात किसी भी तौर तुम्हारे के लिए तकलीफ़ दा बास नहीं बनेगी, और इन अल्फाज के अलावा मेरे पास तुम्हें इत्मीनान दिलाने के लिए और कुछ नहीं है। मैंने महसूस किया कि वह बिल्कुल नडाल हो गई और गहरी सोच का शिकार नजर आई। बहरतौर रामीस की ख्वाहिश कुछ भी हो, और मैं बिला वजह उस लड़की के मामले में अपने ज़हन को नहीं उलझाना चाहता था। और उसके बाद मैंने महसूस किया कि वो मुसलसल मजमल हो गई है और खौफ का शिकार है। खाने पीने की अशिया के लिए हमें रातों को बाहर जाना पड़ता। रामीस मेरे साथ ही सफ़र कर रहा था, और कई बार उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं तय खाने की ज़िंदगी छोड़कर जहाज़ पर चलूं। कोई मेरा बाल बीका नहीं कर सकेगा, लेकिन यहाँ मैंने उससे कोई ताबा नहीं किया था, और मैंने उससे कहा था कि वो अपने तौर पर जहाँ भी जी चाहे जा सकता है। और इस गुफ्तगू के बाद आयरन फैरीन ने भी तय खाने से बाहर जहाज़ के ऊपर जाने की कोई कोशिश नहीं की थी, और ना ही अब उस कदर हशाश बिशार नज़र आती थी जितनी पहले थी। और बस एक ही ख्याल उसके ज़हन पर सवार रहता कि कहीं मैं उसकी ज़ात के लिए कोई अजाब न बन जाऊं, और मैं इस ख्याल को ज़हन से नहीं निकाल पाया था। फिर एक चमकती दोपहर जहाज़ की रफ्तार सुस्त हुई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक गया, और हम उस तय खाने में भी सूरत हाल का बखूबी अंदाज़ा हो गया। और मैं और आयरन फैरिन अपने अपने ताबूत में मौजूद थे। जहाज़ बिल्कुल साकत, और तकरीबन 1 घंटे के बाद तय खाने के बैरूनी दरवाजे पर आवाज़ें सुनाई दी, और उसके बाद बहुत सी आवाज़ें कदमों की चाप के साथ तय खाने में आ गईं और ताबूत उठाए जा रहे थे। क्या हम ईरान पहुंच गए हैं? और मैंने दिल ही दिल में सोचा,
لیکن اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا اور تھوڑی دیر کے بعد میرا تابوت میں اٹھا لیا گیا اور میں نہیں جانتا تھا کہ آئرن فیرن اپنی جگہ موجود ہے یا اسے کہیں لے جایا گیا ہے۔ میرے بدن کو ہچکولے لگتے رہے اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے تابوت بلندی سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور اس کے نیچے گرنے کی رفتار اتنی ہی تیز تھی کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے آپ کو رکتے ہوئے محسوس کیا اور پھر مجھے کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں لے لیا اور یہ ساری کیفیتیں بخوبی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک بار مجھے کسی جگہ رکھ دیا گیا لیکن میں صورتحال سے بالکل ہی ناواقف تھا۔ ایک چھوٹے سے سوراخ سے چمکتا ہوا آسمان نظر آیا اور کبھی کبھی کوئی انسانی شکل بھی نظر آ جاتی، لیکن اتنا مختصر حصہ کہ میں اسے دیکھ بھی نہ پاتا۔ جس جگہ مجھے رکھا گیا تھا اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن پھر جب کسی اسٹیمر کے اسٹارٹ ہونے کی آواز سنی تو صورتحال کا اندازہ بخوبی ہو گیا اور میرے تابوت کو جہاز سے اتار کر اسٹیمر میں رکھا گیا تھا اور اب اسٹیمر کسی نامعلوم منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ وہ منزل کیا تھی اور اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ آئرن فیرن کا تابوت بھی ہے یا نہیں، اور دماغ چکرا رہا تھا اور میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آنے والے وقت کا منتظر تھا۔ یہ سمندری سفر میری توقع سے کہیں زیادہ طویل تھا اور خدا کر کے یہ جان لیوا سفر ختم ہوا اور اسٹیمر کا انجن بند ہو گیا۔ خدا کر کے یہ جان لیوا سفر ختم ہوا اور اسٹیمر کا انجن بند ہو گیا۔ کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں اور غالباً اسٹیمر کو اب ساحل کی جانب چپوں کی مدد سے لے جایا جا رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک جھٹکا لگا اور میرا سر خستہ حال تابوت کی چھت سے جا ٹکرایا۔ آنکھوں میں تارے ناچ گئے اور ان بیچاروں کو کیا معلوم تھا کہ وہ صدیوں پرانے فرعون کی بجائے اس دور کے جیتے جاگتے انسان کو یہاں تک لائے ہیں، اور یقینی طور پر آئرن فیرن کا بھی یہی حشر ہوا ہوگا کیونکہ جھٹکا خوب زوردار تھا۔ اسی حالت میں تابوت کو اسٹیمر سے اٹھا لیا گیا اور اندازے کے مطابق تقریباً 100 گز کا سفر طے کیا گیا، اور جس میں کہیں بلندی بھی چڑھنا پڑی تھی، کیونکہ اب صورتحال یہ تھی کہ ٹانگیں اوپر اور سر نیچے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہوا کے دوش پر اڑا چلا جا رہا تھا۔ لیکن یہ ہوا کا دوش نہیں تھا، بلکہ یقیناً 4 آدمی مجھے اپنے دوش پر سوار کر کے لیے چلے جا رہے تھے۔ یہ سفر بھی تمام ہوا اور اس کے بعد مجھے کسی گاڑی میں رکھ دیا گیا، اور میرا خیال تھا کہ کم از کم وہ جان لیوا جھٹکے اور ہچکولے تو ختم ہو جائیں گے، لیکن صاحب کہاں، اور کم وقت ڈرائیور اناڑی معلوم ہوتا تھا، اور یہ سفر بھی 2-2.5 گھنٹے سے کم کا نہیں تھا۔ اس کے بعد گاڑی رکی اور مجھے تابوت سمیت باہر نکال لیا گیا اور مجھے بند گاڑی میں لایا گیا تھا، کیونکہ تابوت کے ٹوٹے ہوئے سوراخوں سے کھلے آسمان کی بجائے سیاہ رنگ کی چھت نظر آ رہی تھی۔ لیکن اب کھلا آسمان اور تازہ ہوا مل رہی تھی، لیکن تقدیر کہاں ساتھ دیتی ہے، اور پھر چھت بھی آ گئی، لیکن ایک ایسی خوبصورت چھت جس میں جھاڑ فانوس لٹکے ہوئے تھے، اور اس کے بعد غالباً کسی تہہ خانے کی سیڑھیاں طے کی جانے لگیں، اور پھر ویسا ہی ماحول ملا جیسا جہاز کی نچلی سطح میں تھا، خاموشی، سناٹا۔ لیکن یہ جگہ شاید ایئر کنڈیشن تھی، کیونکہ ہلکی ہلکی کھنکی محسوس ہونے لگی، اور یہ کھنکی اسی سوراخ سے داخل ہو رہی تھی، اور ابھی حالات ایسے نہیں تھے کہ اپنے اس نئے ٹھکانے یا اطراف کے ماحول کو جاننے کی کوشش کرتا۔ کسی بھی نئی جگہ کے بارے میں جب تک اندازہ نہ ہو جائے میں کوئی کارروائی کیسے کر سکتا تھا؟ البتہ میرے کان آہٹوں پر لگے ہوئے تھے اور میں اس بات کا منتظر تھا کہ دوسرا تابوت بھی اندر لایا جائے، لیکن اس کے بعد گہری خاموشی اور سناٹے کے علاوہ اور کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی اور مجھ سے جب برداشت نہ ہو سکا تو میں نے اس طویل سفر کے بعد پہلی بار تابوت سے ڈھکن کو تھوڑا سا اٹھایا، اور تابوت کے سوراخ سے مجھے پہلے ہی ہلکی ہلکی روشنی کا احساس ہوا۔ اب جب میں نے تابوت کو ڈھکن اٹھا کر باہر دیکھا تو ایک عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، دیواروں پر زمانہ قدیم کے مصر کی متعدد چیزیں آراستہ تھیں، اور جن میں انسانی سر، پتھروں سے بنی ہوئی تصویریں، مجسمے اور مختلف تحریروں کے نمونے اور نہ جانے کیا کیا، اور ہال کا کمرہ کافی وسیع تھا۔ ایک جنم الماریاں نظر آ رہی تھی، اور جن کے اندر لاتعداد موٹی موٹی کتابیں، خوبصورت کتابیں سجی ہوئی تھیں، اور ان کتابوں کے قریب ایک وسیع و عریض میز، اور جس کے عقب میں ایک ریوالونگ چیئر، اور سامنے چند کرسیاں
फर्श पर दबीज कालीन गर्ज के एक इंतहाई कीमती लाइब्रेरी का नमूना पेश करता हुआ मेरा ये कैद खाना। अभी मैं अच्छी तरह से जायज़ा भी नहीं ले पाया था कि दफतन एक तरफ से रोशनी नमूदार हुई और मैंने जल्दी से ताबूत का ढक्कन बंद कर लिया। कुछ कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और शायद 2 अफराद थे और उनके बारे में मुझे ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि वो कौन थे। आवाज़ें मेरे करीब आकर रुक गईं और एक शख्स कह रहा था, मिस्र के लोगों ने 2 हुकूमतें कायम कर रखी थी, एक बलाई मिस्र की हुकूमत जो खास वादी नील में थी और दूसरी ज़ैरी मिस्र की हुकूमत जो नील के ज़ैरी हिस्से पर मुश्तमिल थी, और फिर ये दोनों हिस्से एक हो गए। ताहम उनके इत्तेहाद और मरकज़ियत का सिलसिला मुख्तलिफ औकात में जारी रहा और उनकी आवाज़ें मदम होती चली गई और शायद वो लोग आगे बढ़ गए थे। मैं आंखें बंद किए चकराते ज़हन को काबू करने की कोशिश कर रहा था और कदीम मिस्री तारीख में मुझे ज़बरदस्ती मुलव्वस कर दिया गया था। मेरा तो मिस्र से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। दिल चाहा कि ताबूत से बाहर निकल आऊँ और उन लोगों के सामने खड़ा हो जाऊँ और कहूँ कि भाई अपनी तारीख से अपने ज़हन में दोहराते रहो और मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन मैं जानता था कि ये कोशिश मेरे लिए कैसी कैसी ज़हमतों का बायस बनेगी, लिहाजा मैं ऐसे ही दम सादे पड़ा रहा। उस शख्स के बारे में मेरा अंदाज़ा था कि वह प्रोफेसर मैथून है और आवाज़ भी किसी हद तक जानी पहचानी थी और गालबन वो अपने कारनामों के बारे में और अपनी तहकीकात के बारे में किसी ख़ास शख्स को बता रहा था और अब उसके सिवा कोई चाराकार नहीं था कि मैं दम सादे पड़ा रहूं। तकरीबन आधे घंटे तक प्रोफेसर उस लाइब्रेरी में रहा और फिर बाहर निकल गया और शुक्र है कि मुझे देखने की कोशिश नहीं की गई। और उसके जाने के बाद मैंने एक बार फिर ताबूत का ढकना खोला और बाहर की सुन गुन लेने लगा। करबो जवार में कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और यकीनन ये प्रोफेसर मैथून की रिहाइशगाह थी। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? वो सिमत जहाँ मैंने दाखिली दरवाज़ा देखा था मेरी निगाहों के सामने थी और एक लम्हे तक मैं सोचता रहा और उसके बाद ताबूत से बाहर निकल आया। इधर उधर देखा और ये देखकर तबीयत पर एक अजीब सी उदासी छा गई कि यहाँ सिर्फ मेरा ताबूत था। ये क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ? प्रोफेसर ने अपने लाए हुए तमाम ताबूतों को एक जगह क्यों नहीं पहुँचाया और मुझ में ऐसी कौन सी बात थी कि मुझे तनहा इस तह खाने में पहुंचा दिया गया और बेचारी आयरन फेरिन को कहाँ ले जाया गया? और वैसे वो लड़की इतनी चालाक थी कि मुझे उम्मीद थी कि मुझसे पहले वो यहाँ से निकल भागेगी, लेकिन उसके बारे में जहन में तजस्सुस उभर रहा था। दफतर मेरे जहन में रा अमीस का ख्याल आया और मैंने दांत पीसते हुए उसे आवाज़ दी, लेकिन रा अमीस का कोई जवाब नहीं मिला और दिल ही दिल में मैंने उसे गुस्सा दिखाते हुए कहा, रा अमीस, अब तुम पर एतमाद करना इंतहाई बेवकूफ़ी है। ख़ास मौका पर तो तुम मेरा साथ छोड़ जाता है और ये हकीकत थी और उस वक़्त रामीस मेरे पास मौजूद नहीं था और उसके कुर्ब का एहसास भी नहीं था। ऐसे दोस्त पर वाकई किसी तौर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं दरवाजे के करीब पहुंच गया और अंदर से एक चौकोर सी सील नज़र आ रही थी जो दरवाजे की शक्ल की थी और वैसे पत्थर ही की मालूम हो रही थी। ये दरवाज़ा ही था जो यकीनन किसी मैकेनिज्म के तहत खोला गया और क्योंकि अंदर कोई हैंडल वगैरह भी नहीं लगा हुआ था। दफतन बाहर कदमों की चाप सुनाई दी और मैंने बरक रफ्तारी से ताबूत की तरफ दौड़ लगा दी। ताबूत का ढकना खुला हुआ था और जल्दी से मैंने उसमें लेट का ढकना बंद कर लिया। कदमों की चाप मेरे कानों में उभरी और वह सुराख मेरे लिए मुआवन साबित हो रहा था। कौन अंदर आया था उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं हो सका। दिल ही दिल में सोचने लगा कि क्या करना चाहिए और आने वाला अगर एक है तो उसकी मरम्मत कर दूं और यहाँ से निकल भागूं। लेकिन ये भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि दरवाजे को तो देख चुका था और अब पता नहीं उसे खोलने का क्या तरीका था। मुझे तो भी मालूम भी नहीं था कि कदमों की चाप ताबूत के करीब आकर उग गई और 2 हाथ ताबूत को टटोलने लगे। सुराख से मदम सा साया नज़र आ रहा था और उसके बाद ताबूत का ढक्कन खुल गया और मैंने आंखें बंद कर लीं। मैं नहीं देख सकता था कि आने वाला कौन है और दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी तारी थी। लेकिन फिर कुछ उंगलियां मेरे चेहरे से टकराईं और वो मखरूती उंगलियां थी और उसका अंदाज़ा उस नाजुक से लम्हे से हो गया जो मेरे चेहरे पर था। और फिर एक आवाज़ उभरी, आह, जीता जागता और बिल्कुल ज़िंदा इंसान की मदद। नहीं, डैडी का दिमाग ख़राब हो गया है, पागल हो गए हैं और ज़िंदा इंसानों को कदीम मुर्दा समझ लेते हैं। ए सुनो, अगर तुम ज़िंदा हो तो आंखें खोलो और मुझसे बात करो। देखो, मैं सिमोनिया हूँ,
समूरिया मैथुन, मगर तुम मुझे क्या पहचानते होगे अफो, और तुम पता नहीं कि तुम जिंदा हो या फिर डैडी ही ठीक कहते हैं। मैंने दिल ही दिल में ये नाम दोहराया, सिमोनिया मैथुन। और ये खातून क्या इतनी ही मासूम फितरत हैं या फिर मुझे अहमक बना रही हैं? और कहीं प्रोफेसर को मुझ पर कोई शुबह तो नहीं हो गया और उसमें मैं ही बेहतरी थी कि दम साधे पड़ा रहूं। वो लड़की चंद लम्हात मुझे देखती रही और फिर गहरी सांस लेकर बोली, नहीं, कुछ भी हो जाए और मैं ये तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ कि कदीम मिस्रियों को अपने फ़न में इतना कमाल हासिल था कि तुम मुझे बिल्कुल ज़िंदा इंसान लगते हो। अगर तुम ज़िंदा भी नहीं हो तो सुनो, मैं तुम्हें ज़िंदा कर सकती हूँ और मैं ऐसे अलूम जानती हूँ कि मैं तुम्हें ज़िंदा कर लूँगी। और क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए? दफतन लड़की की आवाज़ बंद हो गई और मैंने एकदम तेज़ रोशनी महसूस की। गालबन वो दरवाज़ा फिर खुला और कोई अंदर आया था और बहुत से कदमों के दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दी। और उसके बाद प्रोफेसर मैथुन की आवाज़ उभरी, और समूनिया बेटे, और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश कर रहा था और यहाँ क्यों आई हो? क्यों और क्या मुझ पर इस इमारत के मुख्तलिफ हिस्से में जाने पर पाबंदी है? और क्या ये लाइब्रेरी सिर्फ आपकी मलकियत है डैडी? और क्या मैं गैर तलीम याफ्ता लड़की हूँ? अरे नहीं नहीं, तुमसे किसने कहा? और तुम्हें शायद ये अंदाज़ा नहीं कि यह वक्त हमारी चाय का है, और तुम्हें यह भी अंदाज़ा नहीं कि मैं तुम्हारे बगैर चाय नहीं पीता। झूठ न बोलिए डैडी, और इतने अरसे से कौन मेरे साथ चाय पी रहा था, नाश्ता कर रहा था, खाना खा रहा था? क्या मैं तन्हा नहीं थी? बेबी, क्या तुम्हें न मालूम नहीं कि मैं किस कदर अहम मिशन पर गया था डैडी? और इस मिशन से वापसी पर आपने ना जाने किस बेचारी को पकड़ कर ताबूत में बंद कर लाए हैं। और क्या वाकई ये मुर्दा है? हाँ बेबी, ये एक कदीम मम्मी है और एक ऐसे फ़िरौन की जिसके बारे में ना जाने कितने इंकशाफात बाकी हैं। अफलातून मेरी काविशों की जान है और मैं उसके बारे में जो तारीख और तहरीर मरतब करूँगा उस पर दुनिया नाज करेगी और तुम्हें भी इस पर फ़ख्र होगा। मगर उस वक़्त फ़ख्र होगा डैडी जब आप इस बेचारे को इस ताबूत से आज़ाद करके इसे ज़िंदगी के रास्ते पर धकेल दें। नहीं बेबी, और शायद तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि यह सदियों कबल मर चुका है। मैं किसी ज़िंदा इंसान को कभी मुर्दा तस्वर नहीं कर सकती। सुनो, तुम ज़िंदा हो और ज़िंदा रहोगे, अगर नहीं हो तो मैं तुम्हें ज़िंदा कर लूँगी, ये मेरा वादा है। ठीक है बेबी, और हम इस सिलसिले में किसी मुनासिब वक़्त पर गुफ्तगू करेंगे। बाहर चलो और मैं चाय पीऊँगा। और प्रोफेसर मैथुन के अंदाज में बेहद प्यार था, लेकिन लड़की से वो जिस अंदाज में बात कर रहा था वो मेरे लिए ज़रा ताज्जुब खेज़ बात थी। मेरा ताबूत एक मरतबा फिर बंद कर दिया गया और उसके बाद वो लोग चले गए, लेकिन मेरे पास सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ गए थे। और ये लड़की वाकई अगर मुझे ज़िंदा करने पर तुली हुई है तो फिर जल्दी से ज़िंदा करे और फिर मेरी मदद करे ताकि मुझे यहाँ से निकलने का कोई मौका मिल जाए। बेचारी आयरन फैरन पर क्या गुजरी और जहन में बहुत से ख्यालात थे। और एक बार फिर रामीस को पुकारा, लेकिन जवाब नदारत। और फिर उस पर लानत ही भेजने को दिल चाहा था और ना जाने कितना वक्त गुजर गया। और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब वो लोग चाय पी रहे होंगे और चाय के साथ मुमकिन है कि दूसरे लवाजमात भी हों। और मेरे पेट में चूहों की धींगा मुश्ती से आंतरियां भी तड़पने लगीं और यहाँ कुछ खाने को भी नहीं था कि कम अज़ कम जहाज़ में खाने की आसाइशें तो मुयस्सर थी और किसी भी तरह सही, लेकिन हम दोनों खुराक हासिल करते रहे थे। लेकिन अब इस लाइब्रेरी में क्या हो सकता था सिवाय किताबों के? वक्त गुजरता रहा और मुझ पर निकाहत तारी होने लगी। अब कुछ न कुछ खाने को मिलना ही चाहिए था, खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। इस वक्त गालबन राहत का ही कोई पहर था जब दरवाज़ा एक बार फिर खुला और दूसरी तरफ से आने वाली रोशनी, जिसका अब सिर्फ एहसास होता था, इतनी तेज़ नहीं थी और कदमों की चाप फिर मेरे करीब आकर रुक गई। और थोड़ी देर के बाद उस हाल नुमा तय खाने में रोशनी फैल गई और यकीनन तेज़ रोशनियां जलाई गई थीं। सुराग से रोशनी अंदर आई और उसके बाद कदमों से हल्की हल्की चाप मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई और मैंने दिल ही दिल में कुछ फैसले कर लिए। और फिर मेरे ताबूत का ढक्कन खुला और एक नफीस सी खुशबू मेरे नथनों से टकराई। खुशबू मैंने उस वक्त भी महसूस की थी जब पहली बार लड़की जिसका नाम सिमोनिया था मेरे पास आई थी, तो यकीनन उस वक्त भी वो मौजूद है और मेरी मुराद पूरी हुई थी और उस लड़की से अब गुफ्तगू कर ही लेनी चाहिए। वो एक बार फिर मेरे चेहरे को टटोलने लगी और फिर दर्द भरे लहजे में बोली, आओ नहीं जागोगे और मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे, जाग जाओ। और मैं जानती हूँ कि तुम्हें हनूत नहीं किया गया और तुम एक ज़िंदा इंसान हो और तुम्हारे चेहरे के अज़रात बताते हैं कि तुम ज़िंदा हो और मेरा भी कुछ तजर्बा है।
लोग मुझे पागल कहते हैं, हालांकि मैं पागल नहीं हूँ। मैं हकीकतों की मतलाशी हूँ। उठ जाओ, आंखें खोल दो और मुझसे बात करो। मुझे अपनी कहानी सुनाओ और देखो, मैं हूँ समोनिया। मैंने पपोटे सटपटाकर एक आंखें खोल दी और उसकी निगाहें गालबन मेरे चेहरे पर ही जमी हुई थी और मैंने आंखें खोलकर उसका चेहरा देखा। इंतहाई हसीन नकोश की मालक एक ऐसी लड़की थी और जिसे देखकर बार बार देखने को दिल चाहे, और उसके स्याह बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और बीजवी चेहरा इंतहाई दिलकश नकोश का हामिल था। मैंने उसके चेहरे पर बेपनाह खुशियां रक्सा देखी और उसकी आंखों में रोशनियां झलमला रही थी, और फिर उसके खूबसूरत दांत आबदार मोतियों की तरह नुमायां हो गए। सुन ली ना तुमने मेरी बात? बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं इंतहाई ज़हीन हूँ। और डैडी अपने फन में बिल्कुल नाकारो। तुम खुद सोचो कि वो इंसान जो जिंदों की मानद नज़र आते हैं, वो इतने कदीम मुर्दा कैसे हो सकते हैं? डैडी की बात मैंने कभी नहीं मानी और कभी नहीं मानूंगी। बस मैं जानती हूँ कि वो दुनिया के साथ फराड कर रहे हैं और जिंदा लोगों को मम्मी बनाकर पकड़ कर लाते हैं और अपनी तहकीकात पर किताबें लिखते हैं। उठो और इस ताबूत में ना जाने कब से लेटे हो और तुम्हारी कमर दुख गई होगी। उठो, प्लीज़ उठ जाओ। मैंने खामोशी से उसे देखा और फिर मेरी निगाहें उस दरवाजे की जानब उठ गईं और जहाँ से मैं दाखिल हुआ जा सकता था, और मुझे खौफ था कि कहीं प्रोफेसर फिर उसकी तलाश में यहाँ ना पहुँच जाए। वो गालबन मेरा मकसद समझ गई और उसने हंसते हुए कहा, नहीं, डैडी गहरी नींद सो रहे हैं और मैं उनके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करके आई हूँ, और अगर वो उठने की कोशिश भी करेंगे तो कम अज़ कम वो दरवाज़ा खोल कर बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि सब मुलाजिम अपने क्वार्टरों में सो रहे हैं और कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनेगा। तुम कौन हो? और मैंने पहली बार सवाल किया। समोनिया, प्रोफेसर मैथुन की बेटी। अच्छा, एक बात बताओ, और क्या मैं तुम्हारे चेहरे से पागल लगती हूँ? नहीं। वेरी गुड। और उठकर बैठो। और क्या लेटे लेटे तुम्हारी कमर नहीं दुख गई? और मैं तो अगर सुबह देर से उठूं तो मेरी कमर में सख्त दर्द हो जाता है, और तुम ना जाने कब से इस ताबूत में लेटे हुए हो। मैंने कोहनियों का सहारा लिया और उठकर बैठ गया। बाहर निकल आओ। और यह तुम्हारे जिस्म पर कैसा अजीबो गरीब लिबास है, और तुम्हें इस लिबास में शर्म नहीं आती है तो फिर लिबास तब्दील क्यों नहीं कर लेते? इसलिए कि मेरे पास कोई दूसरा लिबास नहीं है, मैंने जवाब दिया। अच्छा, तुम घबरा नहीं, और मैं तुम्हें दूसरा लिबास पेश कर दूंगी, तुम देखना। और अब मैं दुनिया के सामने अपनी तहकीक पेश करूंगी और डैडी हैरान रह जाएंगे, ये जानकर कि मैंने तुम्हें ज़िंदा कर लिया। और मैंने तुम्हें ज़िंदा कर लिया है ना, और उसके लिए मैंने एक ख़ास तरीका इस्तेमाल किया था। अगर तुम ना जागते तो मैं तुम्हारे जिस्म पर सुइयाँ चबोती, और देखो, मैं सुइयाँ साथ लेकर आई हूँ। और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई सफ़ेद सुइयाँ मेरे सामने कर दी। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया, वरना सुइयाँ मेरे जिस्म में चबोई जाती तो मैं ये भी मुझे बर्दाश्त करना पड़ती। लड़की मेरे अंदाजे के मुताबिक किसी कदर खबती या पागल मालूम होती थी, और उसने खुद भी इसका इजहार किया था कि लोग उसे पागल समझते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी कि मुझे उसके पागलपन पर दुख होने लगा, और उसके बाद अपने पागलपन पर कि मैं अभी तक यहाँ मौजूद हूँ, और उसके पागलपन पर इज़हार अफसोस कर रहा हूँ। चुनाचे मैंने कराहती हुए आवाज़ में कहा, समोनिया, अब जब कि तुमने मुझे ज़िंदा कर दिया है तो क्या तुम ये जानती हो कि ज़िंदा इंसानों को ज़िंदगी की दूसरी ज़रूरियात भी दरकार होती हैं? हाँ, शायद यकीनन। और मैं समझ गई तुम भूखे हो। तुम वाकई बेहद ज़हीन लड़की हो, और कौन तुम्हें पागल समझता है? और बस डैडी ही ज़रा ज़्यादा नाज बर्दाश्तियाँ बर्दाश्त करते हैं मेरी। वही कहते हैं कि मैं ज़हनी तौर पर कुछ कमज़ोर हो गई हूँ। और क्या मैं तुम्हें कमज़ोर नज़र आती हूँ? देखो, और मैंने कैसे पहचान लिया कि तुम भूखे हो। वाकई कमाल है, हालांकि यह आम आदमी के बस की बात नहीं थी। तुम मेरा शाहकार हो, और मैं डैडी के पुरइसरार अलूम से तंग आ गई हूँ। और क्या तुम डैडी के बारे में तफसीलात जानते हो? नहीं, लेकिन खाने से कबल मैं किसी भी किस्म की तफसीलात में दिलचस्पी नहीं ले सकूँगा। ओह हाँ, और किचन में बहुत कुछ मौजूद है, आओ बाहर चलो। और अगर तुम्हारे डैडी या दूसरे मुलाजमन ने मुझे देख लिया तो? मैं तुमसे कह चुकी हूँ ना कि इस वक्त अंदरूनी हिस्सा खाली है और मुलाजमीन बैरूनी हिस्से में हैं, और रात के लिए कोई मुलाजिम अंदर नहीं होता, और डैडी अपने कमरे में सो रहे हैं, बल्कि यूँ समझो कि बंद हैं। और अगर वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटेंगे तो मैं दरवाज़ा ही नहीं खोलूँगी, और कमरे से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ही मौजूद नहीं।
आओ इत्मीनान से बैठेंगे। और वो मुझसे मुखातब होकर बोली। मैं फिरौनों के शिकस्ता और शर्मनाक लिबास में उसके साथ उसके दरवाजे से बाहर निकल गया और जिससे मुझे अंदर लाया गया था, और मैंने अपने चारों तरफ देखा। फिर अपने ताबूत को अलविदा कहकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गया और दरवाज़ा खोलने का मैकेनिज्म अब मुझे मालूम हो गया था। और ये एक नामालूम सा चुकोर खाना था जो दूर से नजर नहीं आता था, लेकिन उसे दबाने से दरवाज़ा स्लाइडिंग डोर की मानद एक तरफ हट जाता और वो गालबन पत्थर ही का बना हुआ दरवाज़ा था। दूसरी तरफ पहुंचकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि दरवाज़ा बंद होने के बाद दीवार पर दरवाजे का पता नहीं चलता था और इंतहाई नफासत से बनाया गया था। जिस जगह मैं पहुंचा वो जगह आला फर्नीचर से रास्ता थी और उस कमरे को भी निशस्त गाह कहा जा सकता था। चारों तरफ खूबसूरत आबनूसी फर्नीचर सजा हुआ था, लेकिन लड़की उस कमरे में नहीं रुकी और आगे ही बढ़ती रही और फिर वो एक और कमरे में दाखिल हो गई। बैठो और यहाँ आराम से बैठ जाओ, और डैडी का कमरा यहाँ से बहुत दूर है। मैं तुम्हारे लिए खाने वगैरह का बंदोबस्त करती हूँ और लिबास का भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और दूसरा लिबास भी ले आऊँगी, और डैडी का लिबास तुम्हारे बदन पर यकीनन ठीक होगा। बस वो तुमसे कद में बड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा, वो बोली और कमरे से निकल गई। उसके जाते ही मैं नशस्तगाह से खड़ा होकर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगा कि अगर किसी तरह प्रोफेसर मैथून अपने कमरे से निकल आए तो भागने के लिए मुझे कौन सा रास्ता मिल सकता है। और नकाहत वाकई शदीद हो रही थी, भूख और प्यास से जान निकली जा रही थी। और थोड़ी देर के बाद और वो एक खूबसूरत ट्राली में खाना पीने की अशिया और काफ़ी का सामान सजाए हुए अंदर दाखिल हुई। उस वक्त ये लड़की मेरे लिए फरिश्ता ही साबित हुई और मैं ट्राली पर टूट पड़ा। और समोनिया मुझे मुस्कुराती हुई निगाह से देख रही थी और मैं अखलाकन उससे खाने के बारे में भी पूछ ना सका। फिर उसने बड़े पुरअखलाक अंदाज में मेरे और अपने लिए काफ़ी बनाई और ख़ुद मेरे सामने बैठ गई। और उसने काफ़ी ख़त्म करके प्याली एक तरफ रख दी और फिर चंद लम्हात के बाद वो बोली, और कोई चीज़ लाऊं? काफ़ी और बना लाऊं? और यूँ महसूस होता है कि तुम्हें काफ़ी बहुत पसंद है। नहीं शुक्रिया, और अब मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे इस एहसान का सिला किस तरह अदा करूं। कोई ज़रूरत नहीं है, और मैंने तुम पर कोई एहसान भी नहीं किया, और तुम भी तो मेरी ख्वाहिश पर जाग उठे हो और कब से सो रहे थे इस ताबूत में, शायद सदियों से। और मैंने कराह के साथ जवाब दिया, क्या तुम वाकई फ़िरौन हो? और उसने किसी कदर हैरानी से पूछा। फ़िरौन हमारी अस्तिलाह में किसी और को ही कहा जाता है, लेकिन जो फ़िरौन तुम मुझे समझ रही हो, मैं वो फ़िरौन नहीं हूँ। मैं जानती थी कि तुम वो नहीं हो सकते। अरे, और मैं तुम्हारे लिए लिबास तो लाई ही नहीं। तुम्हें यकीनन इस लिबास से उलझन हो रही होगी, और वो देखो सामने गुस्ल खाना है और तुम इसमें चले जाओ, और मैं अभी तुम्हारे लिए लिबास लाती हूँ। पहले तुम लिबास ले आओ और उसके बाद मैं चला जाऊँगा। नहीं नहीं, फिक्र मत करो, और मैं तुम्हारे लिए लिबास लाती हूँ और फिर तुम्हें दरवाजे से दे दूँगी। जाओ नहा लो प्लीज़, और पता नहीं कि कब से नहीं नहाए होगे, और शायद सदियाँ हो गई होंगी, उसने कहा और एक बार फिर कमरे से निकल गई। मैं अल्लाह का नाम लेकर गुस्ल खाने में दाखिल हो गया और गर्म पानी ने जिस्म के तमाम मसामात खोल दिए, और अब तक मैं जिस अजाब में मुब्तला रहा था अचानक ही सर से उतर गया। लड़की मुझे लिबास ला दे तो फिर किसी तरह उसे बहला फुसला कर यहाँ से निकल जाऊँ, और उस वक़्त उसके अलावा और कोई तरकीब नहीं हो सकती थी। चंद लम्हात के बाद गुस्ल खाने पर हल्की सी दस्तक की आवाज़ उभरी और मैंने दरवाज़ा खोलकर उसके हाथ से लिबास लिया, और ये एक कीमती सूट था और कमीज़ के साथ टाई भी थी, और मैंने पतलून पहने तो पांचे एड़ियों से नीचे जाते हुए महसूस हुए। प्रोफेसर मैथून के कदो कामत का मैंने सही अंदाज़ा नहीं लगाया, लेकिन बहरतौर उसके पांचों की लंबाई 2-3 इंच नीचे थी। ताहम मैंने पांचे नीचे से मरोड़ लिए और कमीज़ पहनकर बाहर निकल आया। उसने टाई मेरे हवाले करते हुए कहा कि टाई भी है, और ये खुशकिस्मती है कि डैडी ने ये सूट दूसरे कमरे में लटका दिया था, और अगर वो इसे अपने ही कमरे में लटका देते तो इसका हसूल मेरे लिए मुमकिन ना होता, क्योंकि डैडी की ड्रेसिंग अलमारी उनके कमरे में ही है, और कमरे का दरवाज़ा बाहर से मैंने बंद कर रखा है, और उसे खोलने का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। और वो हंस पड़ी। फिर एक तरफ इशारा करते हुए बोली, और जूते भी हैं, और जूते भी पहनो, सूट पहनो, टाई बांधो, और मैं देखूं कि ज़माना कदीम का फ़िरौन इस दौरे जदीद में भी ये सूट पहनकर कैसा लगता है। और मैंने टाई बांधकर कोट पहन लिया, और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। डैडी की तमाम थ्योरी बेकार होकर रह गई। अब देखो ना, और वो तो कदीम दौर पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन मेरी रिसर्च मेरे सामने है, और इंसान हर दौर में यकसा है।
صرف لباس اور خیالات کا فرق ہوتا ہے، کیا سمجھے؟ بالکل بالکل ٹھیک، اور میں نے جلدی سے جواب دیا۔ اب لطف آئے گا اور ڈیڈی ممی کو تلاش کرتے پھریں گے اور ممی میرے پاس موجود ہوگی۔ ممی؟ اور میں نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، میرا مطلب ہے کہ فرعون کی ممی۔ اور سوری، معاف کرنا، میں تمہاری ممی سمجھا تھا۔ اوہو، میری ممی نہیں ہیں اور کبھی نہیں تھیں، بس ڈیڈی ہی تھے۔ اور اس نے کسی قدر افسردہ ہو کر کہا، اور پھر اس کے چہرے پر گہرے غم کے سائے نظر آنے لگے۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر میری ممی ہوتی تو کیسا لگتا مجھے۔ تمہاری ممی تھی؟ اور اس نے مجھ سے سوال کیا اور میں بوکھلائے ہوئے انداز میں اس کی صورت دیکھنے لگا اور پھر جلدی سے بولا، ہاں تھی، کبھی تھی، لیکن اب نہیں ہیں۔ اب تو خیر کوئی نہیں ہوگا تمہارا، اور صدیوں پرانی بات ہے، اور ڈیڈی نے واقعی تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ اور کیا تم اس تابوت میں مطمئن اور خوش تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ خیر کوئی بات نہیں۔ ہاں، اب یہ بتاؤ کہ اب کیا کرو گے؟ اور میں صبح کو ڈیڈی کے ساتھ ناشتہ کرتی ہوں، لیکن میں تمہیں ناشتہ پہنچا دوں گی اور تم اس کی فکر مت کرنا۔ آؤ میں تمہارے آرام کے لیے ایک جگہ بتا دوں اور تم آرام سے سو جاؤ اور یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، اور میں نے اسے کہا۔ اس کے بعد وہ مجھے اس کمرے سے نکال لائی اور پھر اس نے ایک دوسرے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اس کمرے میں کوئی بھی نہیں رہتا اور اس لیے یہ تمہارے لیے موزوں ترین ہے، اور تم چاہو تو میں یہ دروازہ باہر سے بند کر دوں تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو۔ ارے نہیں نہیں، بالکل نہیں، اور دروازہ کھلا ہی رہنے دینا، اور میں خود ہی احتیاط کروں گا۔ اور میں نے گھبرا کر کہا، اوکے، پھر خدا حافظ، آرام سے سو جاؤ، اور ناشتہ ذرا دیر سے ضرور ملے گا، لیکن ڈیڈی 10 بجے کے قریب چلے جائیں گے اور انہوں نے مجھے اپنا پروگرام بتایا تھا۔ اوکے ڈیئر سمونیا، خدا حافظ، اور میں نے اسے کہا اور وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ معصوم لڑکی اپنی معصومیت میں میرے کام آ گئی تھی، لیکن پروفیسر کو جب یہ بات معلوم ہوگی کہ اس نے ایک ممی آزاد کر کے بھگا دی ہے تو پتہ نہیں اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن مجھے اس وقت کسی کی کیفیات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور میں تو سوچ رہا تھا کہ بس تھوڑا سا وقت گزر جائے اور پہلی فرصت میں یہاں سے نکل بھاگوں گا، اور میرے لیے یہ جگہ بالکل اجنبی تھی۔ یہ بھی اندازہ نہ ہو سکا کہ میں کون سے شہر میں ہوں اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ ویسے پروفیسر نے ایران کا نام لیا تھا تو ظاہر ہے کہ ایران میں ہی ہوں گا، اور ایران کے بارے میں میری معلومات کچھ بھی نہیں تھی۔ چنانچہ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک میں انتظار کرتا رہا، اور پھر میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ رات کی تاریکی پر سناٹے کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، اور یہ بات مجھے معلوم ہو چکی تھی کہ ملازم اپنے کوارٹر میں سو رہے ہیں۔ چنانچہ میں راہداری میں نکل آیا اور راہداری عبور کرتا ہوا اندازے کی بنا پر عمارت کے بیرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں صد دروازے سے باہر تھا۔ باہر ایک خوبصورت سا لان تھا اور ایک سائیڈ میں 3-4 کوارٹر بنے ہوئے تھے، اور یقیناً یہی ملازموں کے کوارٹر تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پروفیسر یہاں کے متمول لوگوں میں سے ہیں، اور مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ کمپاؤنڈ میں کار کھڑی ہوئی تھی، لیکن اس کار سے بھی مجھے کوئی دلچسپی نہ ہوئی۔ بس میں تو یہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ سامنے کی طرف سے باہر نکلنے کے بجائے میں نے کمپاؤنڈ کی دیوار پھاند کر یہاں سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد دیوار پھاند کر باہر کود گیا، اور اس کے بعد رات کی تاریکی میں ایک سمت کو چل پڑا۔ میں جس میں سفر کر رہا تھا، اور یہاں گھاس کا چھوٹا سا میدان پھیلا ہوا تھا اور اکا دکا مکانات میں روشنیاں نظر آئیں۔ میں تن بے تقدیر تھوڑی دیر چلتا رہا اور پھر ایک پکی سڑک پر پہنچ گیا جو سیدھی چلی جاتی تھی۔ سڑک پر پہنچ کر میں نے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، اور سڑک پر لاتعداد روشنیاں لگی ہوئی تھی اور پوری سڑک روشنی میں نہائی ہوئی تھی، لیکن میرے پاس خود کو چھپانے کے لیے کوئی ذریعہ بھی تو نہیں تھا۔ بس یہ سوچ رہا تھا کہ کسی مناسب سی جگہ پہنچ جاؤں تاکہ پروفیسر میتھون مجھے تلاش نہ کر سکے۔ ویسے اب اس بات کے مکانات میں نہیں تھے، اور قدیم مصری فرعون اور میرے موجودہ حلیے میں کافی تبدیلی ہو چکی تھی، اور اب مجھے کوئی بھی قدیم انسان نہیں کہہ سکتا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد بائیں سمت ایک چوراہا نظر آیا، اور میں اس طرف چل پڑا، اور چوراہے سے ایک سمت اختیار کر کے میں بالآخر ایک شبینہ ریسٹورنٹ کے سامنے پہنچ گیا، اور جس پر فارسی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا، اور میں نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ لیکن دفعہ نہیں مجھے اس بات کا خیال آیا کہ میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں، اور میں نے بے بسی کے انداز میں جیبوں میں ہاتھ ڈالے، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جیب میں پرس موجود ہے۔ بے اختیار ہو کر پرس کھولا اور یہ دیکھ کر سکون کی سانس لی کہ پرس میں کافی نوٹ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کاغذات اور دوسری چیزیں بھی تھیں۔
बाहर खड़े होकर मैंने दूसरी जेबों की तलाशी भी ली और मुझे कई ऐसी चीजें मिली जिनका तल्लुक प्रोफेसर मैथुन से था। ये खुशबख्ती थी कि सिमोनिया के हाथ वही लिबास लगा था और जिसमें प्रोफेसर मैथुन का पर्स वगैरह पड़ा हुआ था, वरना करेंसी का मसला मेरे लिए काफी टेढ़ा हो जाता। मैं अब ज्यादा इत्मीनान के साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया और मेरी जेब भरी हुई थी और लोग मुख्तलिफ किस्म की तफरीहात में मशगूल थे और शबीना रेस्टोरेंट में रात के एक पहर गुजरने का एहसास ही नहीं होता था। मैं खाली मेज की तरफ बढ़ गया। उस मेज के गिर्द पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर मैंने अपनी पुश्त कुर्सी से टिका दी। एक वेटर मेरे करीब आया तो मैंने उससे अंग्रेजी में चाय तलब की और वह गर्दन खम करके चला गया और थोड़ी देर के बाद चाय के खूबसूरत बर्तन मेरे सामने लगा दिए गए और चाय पीने को कतई दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि काफ़ी की प्यालियां पी चुका था, लेकिन यहाँ बैठने के लिए कुछ न कुछ तो ज़रूरी था। चुनाचा मैंने चाय की प्याली बनाकर सामने रख ली और मुस्तकबल के बारे में सोचना शुरू कर दिया। चाय की प्याली से भाप की हल्की हल्की लकीरें उठ रही थी, लेकिन दफतन ही ये लकीर मुझसे दूर होना शुरू हो गई और चाय की प्याली खिसक कर मेज के दूसरे किनारे पर पहुंच गई और मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे अपने कानों में रामीज की आवाज़ सुनाई दी, मेरे लिए भी चाय मंगवाओ। तुम दफतन ही मेरी तेवरियां चढ़ गईं, बिगड़ क्यों रहे हो? और राइस ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, देखो रमीज, तुम मेरा पीछा छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। और यकीन करो कि बस और मैं बेबसी से खामोश हो गया और ज़ाहिर है कि मैं उसे क्या धमकी दे सकता था। रामीज की हल्की सी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, परेशान क्यों हो? तुम मुझे उस तय खाने में क्यों छोड़कर भागे थे? तुम हो क्या चीज़? एक रूह, और मुझ पर पाबंदियाँ आयद ना करो मेरे दोस्त, और मैं तुम्हारे जरिए ये दुनिया देखना चाहता हूँ। लानत है तुम पर और लानत है मुझ पर। भला कैसे? और आज इस बात की वजाहत करेंगे कि तुम हर जगह अपनी मर्जी से आ रहे हो, जा रहे हो और मेरा जरिया क्यों पकड़ रखा है। तो फिर क्या करूं? और कोई ना कोई साथी तो हो ऐसा जिससे मैं गुफ्तगू कर सकूं, और फिर किसी दूसरे को कहाँ दोस्त बनाता फिरूंगा। और तुम तो मेरे कदीम दोस्त हो, तुम्हारे कदीम दोस्त पर भी लानत। बहुत ज़्यादा गुस्से में हो क्या? और आखिर क्या मुसीबत दरपेश आ गई है? तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? फिजाओं में तुम्हारी बू सूंघी और बस यहाँ पहुँच गया और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम तय खाने से निकल भागे हो। तुम मेरे तय खाने से निकलने से पहले ही भाग गए थे और मैंने सवाल किया और मैं तो किसी तय खाने में दाखिल ही नहीं हुआ था। मेरे सामने सब लोग सच बोलेंगे और सवाई तुम्हारे क्यों? यकीन करो मेरे दोस्त, और मैं किसी तय खाने में दाखिल नहीं हुआ था और ना ही मुझे पता था कि इस वक्त तक कि तुम किसी तय खाने में कैद किए गए हो। तो फिर अब कैसे मालूम हुआ? ये सवालात मुझसे मत किया करो और मुझे इस किस्म की मालूमात में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तुम मर कहाँ गए थे? मैं कंतारा के पीछे गया था। किसके पीछे? कंतारा के पीछे। मेरा मतलब है कि वही लड़की जिसे तुम आयरन फेरिन कहते थे। ओहो, और उसे तुमने कंतारा कहा था? हाँ, तुम्हें यकीन करो कि मेरे दोस्त केवल 100% कंतारा की हम शक्ल है रामीस, और मुझे तो तुम कोई बहुत बड़े फराडी मालूम होते हो और उस दुनिया में तुम्हारा कोई ना कोई आशिना शनासा जरूर निकल आता है। हाँ, इसके अमकानात हैं और मैंने इस दुनिया को बड़ी अजीब शक्ल में देखा है मेरे दोस्त रामास, और यहाँ मुख्तलिफ शक्लें नज़र आती हैं, लेकिन उनकी शबाहत कहीं ना कहीं मेरे दौर से जाकर मिल ही जाती है। यूँ लगता है कि इंसान शख्सियतें बदल कर इस दुनिया में आते जाते हैं और शक्लें तब्दील क्यों नहीं करते? रामीस ने जवाब दिया। अब मैं तुमसे क्या कहूँ, और ज़ाहिर है कि हाथापाई भी नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा तो कोई वजूद भी नहीं है। हाँ वाकई, लेकिन वजूद तुम जो हो, मैं तुम्हारे वजूद ही का एक हिस्सा हूँ। अब बस, और मैं अब इस किस्म की बातें सुनना चाहता, और मुझसे बहुत ज़्यादा यंगागत का मुजाहरा ना किया करो। और जब जी चाहा, जहाँ जी चाहा, मुझे मुसीबत में छोड़कर फरार हो गए। फिर क्या करता? और कंतारा को भी छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं। और तुम नहीं जानते कि वो खादमा मुझे कितनी अजीज थी और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। ठीक है, लेकिन अब वो तुम्हारी खादमा कहाँ गई? उसे एक और शख्स ले गया। क्या मतलब? ये जो तुम्हारा प्रोफेसर मैथुन है ना, खासा खतरनाक आदमी मालूम होता है, और ये तनहा वहाँ नहीं गया था बल्कि उसके साथ पूरा गिरोह था, और ये लोग अपनी अपनी तहकीक के लिए मम्मियाँ लेकर आए हैं जो सब उन्होंने आपस में तकसीम कर ली हैं। और कंतारा की मम्मी, मेरा मतलब है कि आयरन फेरन की मम्मी, एक और शख्स ले गया जिसका नाम गेरोज था, और गेरोज उसे अपनी रिहाइशगाह में ले गया। मगर वो लड़की तो आफत का परकाला है।
वैसे भी कंतारा कदीम दौर में काफ़ी तेज़ तरार थी और उसने फ़ौरन ही उन लोगों पर दहशत बैठा दी। 5 आदमियों का एक गिरोह था और जो इस मम्मी पर तहकीक करने के लिए उसके गिर्द जमा हुआ था, और उसने पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद जो तमाशा हुआ वो काबिल दीद था। सदियों पुरानी फिरौना को फायरिंग करते देखकर उन लोगों के होश उड़ गए और वो कोनों खदरों में जा छुपे और कंतारा वहां से निकल गई और मैं बदस्तूर उसके पीछे था। खूब और वहां से निकल कर वो कहाँ गई? इस वक्त वो होटल नमरोज में मुकीम है। कहाँ? होटल नमरोज। और वैसे अमास, क्या तुम किसी उम्दा होटल में क़ियाम करना पसंद नहीं करोगे? हरगिज़ नहीं, और ख़ास तौर से वहाँ जहाँ तुम कहोगे। और मैंने गोसीले लहजे में कहा और रामीस मुझे चमकारने लगा। नहीं मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ कि तुम अपने कदीम दोस्त को कभी मायूस नहीं करोगे और हम निमरोज ही में क़ियाम करेंगे और वहाँ पर एक कमरा हासिल कर लो और कंतारा के बिल्कुल करीब, ताकि तुम्हारी उससे मुलाकातें होती रहें। और देखो ना कि मैं एक महरूमी का शिकार हूँ और तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वजूद में मुझे क्या कुछ मिला है। और फिर रूहें मेरे ताक़े में हैं और ना जाने कब वो मुझ तक पहुँच जाएं और मैं दोबारा बरज़ख का कैदी बन जाऊं। और मुझे इस मुक्त सिर से वक़्त में कम अज़ कम अपनी दुनिया के कुछ मनाज़र तो दिखा दो। और क्या तुम अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते? और रामीस की आवाज़ दर्दनाक हो गई। बस मैं क्या कहूँ तुमसे, और मैं तो खुद बेबस आदमी हूँ। अब देखो ना कि मेरे लिए हालात कितने परेशान कुन हैं। यहाँ अजीबो गरीब हालात में दाखिल हुआ हूँ और मुल्कों के कवानीन होते हैं। हर आदमी हर जगह नहीं पहुँच सकता और उसके लिए उसे इजाज़तनामे, पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ एक मुजरिम की हैसियत रखता हूँ और अगर पुलिस का हाथ मुझ तक पहुँच गया तो गुलू खलासी मुश्किल हो जाएगी। ज़ाहिर है कि पुलिस को ना मैं तुम्हारी कहानी सुना सकता हूँ और ना प्रोफेसर मैथून की। और इन हालात में मेरे लिए कितनी मुश्किलात पेश आएंगी। मैं तुम्हारी मुश्किलात का हल हूँ, फिक्र क्यों करते हो? और मैं फिजाओं में तुम्हारी बोझ सूंघ कर पहुँच सकता हूँ। और अगर कभी मैं मौजूद ना हूँ और तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ और जिससे निकलना तुम्हारे बस में ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं किसी न किसी तरह तुम्हें तलाश करता हुआ पहुँच ही जाऊँगा। हाँ, ये दूसरी बात है कि किसी खास चक्कर में ना फंस जाओ। अब देखो ना कि मुझे भी तो इन रूहों की निगाहों से महफूज रहने की ज़रूरत होती है। और अगर यहाँ की पुलिस तुम्हारे पीछे लग जाती है तो कम अज़ कम इतना तो सोचो कि बरज़ख की पुलिस, मेरा मतलब है कि वो रूहें जो मेरे ताक़े में हैं और मुझे तलाश करके कैद करना चाहती हैं, क्या समझे? चलो उठो और यहाँ से सीधे नमरोज चलो और तुम्हें मामूलात के मुताबिक कमरा हासिल करोगे और मैं तुम्हें बताऊँगा कि कौन सा कमरा लेना है। बिल आखिर एक बार फिर मैं रामीस के चक्कर में फंस गया और कर भी क्या सकता था। और जाहिर है कि सारी रात उसी शबीना होटल की मेज़ पर तो नहीं गुजारा जा सकता और प्रोफेसर मैथून के हाथ से निकलकर मुझे यहाँ इस नगरी में अपने लिए महफूज इंतजामात करने थे। चुनाचा मैं रामीस के साथ बाहर निकल आया और उसकी रहनुमाई में टहलता हुआ होटल निमरोज पहुँच गया, जो वहाँ से काफ़ी फासले पर था। और नमरोज की रेस्पिरेशन पर सन्नाटा तारी था और 2 अफराद बैठे बैठे ऊँघ रहे थे और जिनमें से खड़े खड़े बालों वाला अजीब सी शक्ल का आदमी था। और मैं काउंटर पर पहुँचा तो उसने चौंक कर मेरी सूरत देखी और फिर मुअद्दब हो गया। चंद लम्हात के बाद मैं उससे कमरे हासिल करने में कामयाब हो गया और फिर मैं उसके कमरे में दाखिल हो गया। सामान वगैरह का मेरे पास कोई सवाल ही नहीं था और मुझे हैरत थी इस बात पर कि होटल के अमले ने मुझसे मेरे सामान के मतलब कुछ भी नहीं पूछा। बहरतौर रामीस उस वक़्त मेरे साथ था और शायद इसलिए बहुत सी मुश्किलात मेरे लिए आसान होती गई। कमरा कुशादा और अच्छा खासा बना हुआ था और मैंने रामीस से कहा, और मैं अब सोना चाहूँगा। और उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, और वैसे मैं इस वक्त तुम्हारे पास हूँ, फिक्र मत करना किसी बात की। मैं जूते वगैरह उतार कर बिस्तर पर लेट गया और अब इस लिबास के अलावा मेरे पास कोई और लिबास नहीं था और मैं देर तक बिस्तर पर लेटा इसके बारे में सोचता रहा और कई बार जहन रामीस की तरफ गया, लेकिन उसकी दोस्ती मुझे नापायदार महसूस हुई। उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था, लेकिन उसके अपने जो मसाइल थे वही इस कदर थे कि वो मेरी किसी खास काम नहीं आ सकता था। मुझे इस पर तकिया करके हर काम नहीं करना चाहिए और अगर कहीं उसकी मदद हासिल हो जाए तो दूसरी बात है। काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा और ये खौफ भी था कि कहीं रामीस मेरी जहन में मौजूद ना हो और मेरे ख्यालात ना पड़ रहा हो, क्योंकि इससे कबल मुझे उसके इस बात का मुशाहदा हो चुका था और ना जाने कब नींद आ गई।
दूसरी सुबह जागा तो सूरज चढ़ चुका था और कमरे के मुख्तलिफ गोशों से धूप की किरणें अंदर आ रही थी और पर्दे मैंने नहीं खींचे थे, इसलिए धूप अंदर आ रही थी और मैंने एक तवील अंगड़ाई ली और फिर मेरे ज़हन में रामीस का ख्याल आया और मैंने बेख्तियार उसे पुकारा तो उसकी आवाज़ मेरे जहन में गूंजती हुई महसूस हुई। हाँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे पास ही हूँ और तुम्हारे वजूद के अंदर मौजूद हूँ। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं उसकी शान में कसीदा गोई करता हुआ बिस्तर से उठकर गुस्ल खाने की तरफ चल पड़ा। मैंने गुस्ल खाने में दाखिल होकर लिबास उतारा और शावर के नीचे खड़ा हो गया। नहाते हुए मेरी निगाह एक सिमत पर पड़ी तो वहाँ मैंने एक इंतहाई नफीस और खूबसूरत लिबास को लटके हुए देखा और एक लम्हे के लिए तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे ये एहसास हुआ कि अब रामीस मेरे साथ है और मुझे माजी के कुछ वाक़यात याद थे जिनमें रामीस ने इसी तरह मेरे लिए अशिया फराहम की थी और यकीनन ये लिबास भी उसी की तरह से होगा। बहरतौर मैंने उस लिबास को पहनने से ग्रेज नहीं किया और मेरे जिस्म पर बिल्कुल फिट इंतहाई नफीस लिबास था। मैं लिबास पहनकर बाहर निकल आया और मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं, लेकिन जिस बेनाम सी शय को मैं देखने की कोशिश कर रहा था वो मेरे वजूद में थी, रामीस, और मैंने उसे आवाज़ दी, मैं मौजूद हूँ। तुमसे बाद औकात शर्म महसूस होती है और तुम गुस्ल खाने में भी मेरे साथ थे और मैंने सवाल किया और वो हंस पड़ा। हाँ, और मैं हर जगह तुम्हारे साथ हूँ और यूँ समझ लो कि तुम्हारे वजूद ही में हूँ और मैं दुनिया से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हूँ, वरना एक हवा को कभी किसी चीज़ से लुत्फ़ हासिल नहीं हो सकता। यार, मुझे यूँ महसूस होता है जैसे अपने बारे में तुम्हें समझाने की कोशिश में नाकाम रहा हूँ। पेट खाली है और इस वक्त कुछ नहीं समझूंगा। तो फिर नाश्ते की मेज़ पर पहुंच जाओ और वो देखो नाश्ता मौजूद है, रामीस ने कहा और मेरी निगाहें सेंटर टेबल की जानब उठ गईं और जिस पर नाश्ता लगा हुआ था, और मैंने तुम्हारे नाम पर वेटर भी मंगवा लिया। और रामीस ने जवाब दिया, बड़ी अनायात हो रही हैं इस वक्त मेरे साथ, मैं तुम्हारी तमाम महरूमियों को दूर कर दूंगा, फिक्र क्यों करते हो, रामीस ने कहा और मैं नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। नाश्ते से फारग होने के बाद मैं सोफ़े पर ही नीम दराज हो गया और मुझे एहसास था कि राईस मेरे पास मौजूद है और इस एहसास की वजह वही हल्की हल्की ठंडक है जो उसकी मौजूदगी से होने लगती है, ख्वाह मौसम कैसा ही हो। थोड़ी देर सोचते रहने के बाद मैंने कहा, रामीस, और तुम मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। अपने बारे में तुम्हें अगर समझाता हूँ तो ना जाने कितना वक्त बीत जाए और उसके बावजूद भी तुम यही कहोगे कि तुम मुझे नहीं समझ सके, और क्या समझने के लिए चंद अल्फाज काफ़ी नहीं? उसने कहा, मसलन, मैंने सवाल किया, मसलन ये कि मैं बरज़ख का मफरूर हूँ और मेरे ऊपर रूहानी पाबंदियाँ हैं। मैं उनसे फ़रार हासिल करके तुम तक पहुँचा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत इस दुनिया को देखने की तरफ माइल हो गई है। मैं उन रूहों से भी खौफज़दा हूँ जो मेरी तलाश में सरगर्दा हैं और कोई भी जगह उनकी पहुँच से दूर नहीं, और ये रूहें मुख्तलिफ़ शक्लों में और मुख्तलिफ़ ज़राए से मुझे हासिल करने के लिए तुम तक पहुँच सकती हैं, लेकिन मैं तुम्हें उनसे आगाह करता रहूँगा और उस वक़्त तुम्हें मेरी मदद करना होगी। बकिया लम्हात तुम्हारे लिए हैं। मादी इंसानों पर तुम्हारी फतेह यकीनी है क्योंकि मैं उन्हें ज़ाहिर कर सकता हूँ। हर चंद के मुझ पर कुछ पाबंदियाँ आयद कर दी गई जो मुझे निभानी हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस हद तक भी हो सका मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस दुनिया की तफरीहात में तुम मुझे शरीक रखो और तुम किसी भी जगह क़याम मत रखो और ज़्यादा से ज़्यादा मुतहरक रहो ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करदारों को अपने करीब देख सकूं। अब कंतारा रह गई और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कंतारा मेरी महबूबा नहीं थी और वह सिर्फ मेरी पसंदीदा कनीज़ थी, और जब वो एक नई शक्ल में मेरे करीब आ गई है तो मैं चाहता हूँ कि कम अज़ कम उसका थोड़ा सा कुर्ब ज़रूर रहे और हमें इस नई शक्ल में उसकी मदद भी करनी चाहिए। और जो कहानी उसने तुम्हें सुनाई है दिलचस्प नहीं है। आखिर अपने इस नए रूप में वो कौन है, क्या है? और मैं ये मान लेता हूँ कि जिस तरह तुम रामास नहीं हो बल्कि उसकी हम शक्ल हो, और इसी तरह कंतारा भी कंतारा नहीं बल्कि उसकी हम शक्ल है, और मौजूदा हसीयत में आयरन फेरियन है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह तुम्हारी दोस्ती निभ रही है उसी तरह अगर हम कंतारा के लिए भी कुछ कर दें तो क्या ये अच्छी बात नहीं? वो तो ठीक है, लेकिन तुम अपनी रूहानी क़ुव्वतों से काम लेकर उसका मसला हल क्यों नहीं कर देते? इसलिए कि ये मेरे बस से बाहर है और उससे अपनी दुनिया में रवा दवा रहने दो और तुम उसकी मदद करो, और कम अज़ कम थोड़ी सी तफरीह सही, और उसमें आखिर हर्ज ही क्या है?
और अगर इस तफरीह से मुझे कुछ नुकसान पहुंच गया तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और अगर तुम किसी चक्कर में फंस भी गए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, रामीस ने कहा। चलो ठीक है, और मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, और मेरे लिए लिबास वगैरह और भी हैं, या मुझे सिर्फ इन्हीं कपड़ों पर इक्तफा करना होगा, मैंने पूछा। अलमारी भरी पड़ी है, खोल कर देख लो। और मैंने सबसे पहला काम यही किया, क्योंकि तुम्हारी शख्सियत के लिए ये सब कुछ ज़रूरी था, और इसके अलावा जो चीज़ें तुम्हारे यहाँ दौलत कहलाती है तुम्हें मिलती रहेगी, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जहाँ जिस जगह दौलत का हसूल चाहोगे वहाँ दौलत तुम्हारे कदमों में ढेर हो जाएगी। बड़ी बड़ी बातें करते हो और मौका पड़ने पर भाग निकलते हो, और मेरा मसला दौलत ही तो है, और जिसके लिए सरगर्दा होकर मैं यहाँ तक पहुँचा, और यही कमबख्त शायद तो मुझ तक नहीं पहुँच पाती। अब वो शायद तुमसे दूर नहीं रहेगी, और मैं उसके हसूल के तरीके बताता रहूँगा, और वैसे जिसकी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत होगी वो पूरी हो जाया करेगी। अच्छा, अब ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? कंतारा से मुलाकात नहीं करोगे? और क्या वो अपने कमरे में मौजूद है? हाँ। तो फिर मुझे उसके सामने ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में आना पड़ेगा, और मैं देखता हूँ कि वो मुझे पहचानती है कि नहीं। बाकी सब कल तुम्हारा है, और तुम अपने तौर पर काम शुरू कर दो, और मैं तो सिर्फ एक देखने वाली निगाह रखता हूँ, उसने जवाब दिया। मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकल आया, और जिस कमरे के बारे में रामीस ने मुझे बताया था उसका दरवाज़ा बंद था, और आयरन फैरन भी उसी में मुकीम थी। लेकिन अभी ज़्यादा फासले पर नहीं गया था कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और वह बाहर निकल आई। खूबसूरत लिबास में वो उस वक़्त पहले से ज़्यादा हसीन लग रही थी, और मैं इंतज़ार करने लगा कि वो आगे बढ़कर लिफ्ट में दाखिल हो जाए तो मैं भी उसके साथ ही लिफ्ट में पहुंचूं, देखूं कि वो किस किस्म के तासरात का इज़हार करती है। और फिर यही हुआ। जो ही वो लिफ्ट में दाखिल हुई और मैं भी दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंच गया। उसने सरसरी निगाह मुझ पर डाली, और फिर मैंने उसके चेहरे पर चौंकने के आसार देखे, और वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने अपने चेहरे को बेअसर बना लिया, और मैं उसके बोलने का मुंतज़िर था। वो नीचे उतरी और उसके बाद होटल के दरवाजे से बाहर निकल गई, और मैं उससे कुछ फासले पर उसका ताक़ुब कर रहा था, और मैंने महसूस किया कि वो मुझे पहचानने के बावजूद मुझसे इतना बरत रही है, और लिफ्ट में उसके चेहरे के तासरा से इन तमाम बातों का अंदाज़ा हो गया था। चंद लम्हात के बाद उसने गुजरती हुई टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर चली गई, और मेरे लिए इसके सवार कोई चाराकार नहीं था कि मैं भी उसका ताक़ुब करूं, और रामीस खामोश था। दूसरी टैक्सी में बैठकर मैंने ड्राइवर को उस पहली टैक्सी के पीछे चलने को कहा, और थोड़ी देर के बाद टैक्सी एक खूबसूरत इलाके में दाखिल हो गई जहां पर रौनक बाजार थे। आयरन फैरन टैक्सी का बिल अदा करके आगे बढ़ गई, और मैंने भी यही अमल दोहराया था। और अब हम एक फुटपाथ पर पैदल चल रहे थे, और उसने 2-3 बार पलट कर मुझे देखा, और उसके चेहरे पर अजीब सी उलझन के आसार फैल गए। वो बाजार में चहलकदमी करती रही, और कहीं किसी भी दुकान में दाखिल नहीं हुई, और काफ़ी फासले पर रुक कर उसने दफतन मेरी तरफ देखा, और उसके चेहरे पर गुस्से के तासरात उभर आए, और मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया था। आप मेरा पीछा कर रहे हैं, उसने अंग्रेज़ी में कहा। जी हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है। क्या ये बदतमीज़ी नहीं? हो सकता है हो, लेकिन आपने जिस तरह मुझसे नागवाकफियत का इजहार किया है, और मेरे ख्याल में ये उससे ज़्यादा बड़ी बदतमीज़ी है। क्या फजूल आदमी है आप, और मैं आपको कब से जानती हूँ। ज़रा ज़हन पर जोर दें तो यकीन आ जाएगा, और हमने एक दिलचस्प सफ़र किया है। मिस्टर, आपको गलतफहमी हुई है, और मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती, और उसके बाद मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरा ताक़ुब ना करें, वरना मैं पुलिस से राब्ता कायम कर लूँगी। मैंने दिल ही दिल में रामीस को पुकारा, और उसके बाद मेरे ज़हन में गूंज उठी, और मैंने उससे कहा, और ये मुझसे झूठ बोल रही है रामीस। बोलने दो, सच भी बोलेगी, क्या हर्ज है, और ये भी झूठ बोल रही है तो उसे झूठ ही बोलने दो। अभी मैं रामीस से गुफ्तगू में मसरूफ़ था कि उसने एक और टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गई, और देखते ही देखते टैक्सी हवा हो गई थी, और आसपास कोई दूसरी टैक्सी मौजूद नहीं थी, और इसलिए वो मेरी निगाहों से उज्जल हो गई। अब कहो, क्या कहते हो? कुछ नहीं दोस्त, जाएगी कहाँ, और तुम्हें उसकी रिहाइशगाह तो मालूम है। लेकिन तुम्हें इससे फ़ायदा क्या होगा रामीस? अगर वो मुझसे सच भी बोल देगी और हमें उसके बारे में मालूम भी हो जाएगा तो हमें उससे क्या फ़ायदा? और मैंने झल्लाए हुए अंदाज में कहा। दिलचस्पी, तफरीहात, और इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? लेकिन तुम अभी तक झल्लाए हुए ज़हन से सोच रहे हो, और क्या तुम्हें दुनिया देखने का शौक़ नहीं?
पता नहीं लोग किस किस तरह शौक कोशिश करके सियाहत करते हैं और मुल्क मुल्क की चीज़ें देखते हैं, और तुम हो कि किसी भी बड़ी ज़िंदगी से तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। आखिर तुम कैसे आदमी हो? और ईरान तुम्हारे सामने खुला पड़ा है, और यहाँ की रवायात, यहाँ की तफरीहात से लुत्फ़ उठाओ और सैर व सियाहत करो और अपने आप को सिर्फ एक सियाह समझो। दुरुस्ती कह रहा था ये नादीदा दोस्त, और सैर व सियाहत की ख्वाहिश तो मेरे दिल में भी हमेशा ही से मचलती थी। दुनिया के बेशुमार ममालिक ऐसे थे और जिन्हें देखने की आरज़ू दिल में मैं रखता था, और सरज़मीन मिस्र की तरफ रवाना हुआ तो ना जाने दिल में क्या क्या ख्यालात थे और किस किस तरह अपने दिल में सोचा था। उन तमाम नाअसूदा ख्वाहिशों को पूरा करने की ठानी थी। दिल फ़रेब ख्वाबों की सुनहरी ताबीर हासिल करके ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने का सोचा था, लेकिन अब ना जाने क्यों ज़हन पर बेजारी सी तारी हो गई थी। मिस्र से निकल भागना चाहता था और उसका मौका हासिल हो गया। क्या हर्ज है अगर रामीस मेरे वजूद पर इस तरह मुसल्लत हो गया है, और कम अज़ कम वो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ करने पर तो मुझे मजबूर नहीं करता। वो तो सिर्फ मेरा साथ रहने का ख्वाहिशमंद है। और ये ख्यालात दिल में आई तो कुछ सुकून सा हुआ और मेरे होंठों पर कफ़ीफ सी मुस्कुराहट फैल गई, और तब ही रामीस की आवाज़ ज़हन में उभरी। सिर्फ इतना ही चाहता हूँ मैं, बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं। और तुम हो कि ज़हन पर हज़ारों परेशानियाँ मुसल्लत कर रखी हैं। मेरे दोस्त, ज़िंदगी इन्हीं हंगामों का नाम है, और तुम उनसे मुंह ना मोड़ो, बल्कि पूरी पूरी दिलचस्पी लो, और हालात क्या करो इख्तियार करते हैं ये हालात पर छोड़ दो। हमारे पास इन हालात से निमटने के लिए ज़राए मौजूद हैं, और तुम हर किस्म की परेशानी ज़हन से निकाल कर अपनी दुनिया में लुत्फ़ उठाओ और किसी बात की परेशानी दिल पर मत लगाओ। ठीक है भाई, ठीक है, और तुम्हारी ये नेमतें तो अब मेरी ज़िंदगी बन चुकी हैं। मगर क्या बताऊँ तुम्हें मेरे दोस्त, दर हकीकत मैं इस किस्म की ज़िंदगी का आदी नहीं हूँ, और ये सब कुछ मेरी बसात के आगे है। 1 और 1 11 होते हैं, और मुझे तो तुम 1 भी तसव्वुर ना करो बल्कि 20 तसव्वुर करो। चुनाचा 20 और 1 21।